तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस। तो 12 अगस्त से लेकर के अब तक साइंस के जितने प्रश्न आए हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका कृषि हो, आपका पर्यावरण हो, इन सभी टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। एक बार में आपको इनका पूरा रिवीजन कर लेना है और एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको ये वीडियो जरूर करके जाना है। क्योंकि यहां से कम आपको नहीं तो 20 से 25 प्रश्न रिपीट होते हुए मिलेंगे। अब तक बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से रिपीट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे वीडियो हम कल ही लेकर के आने वाले थे, लेकिन आपको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार है भाई, सबको जाना पड़ता है अपने अपने बहनों के यहाँ। ठीक है, तो हम भी ऐसे चले गए थे। ठीक है, तो समय लग गया और हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए हम बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। वीडियो को लाइक कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही साथ में आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 के नाम से हमारी आईडी है। यहां पर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड। यह नंबर केवल आपको अपने प्रश्नों को सेंड करने के लिए है। अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को सेंड जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है तरंग संख्या की इकाई क्या होती है। तो m इनवर्स m⁻⁻1 जो है वो तरंग संख्या की इकाई होती है। यह आपको याद रखना है, यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। ठीक है, कौन सा महिला हार्मोन होता है। तो जो एस्ट्रोजन है वो महिला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। पुरुष हार्मोन कौन सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन रहता है। दोनों हार्मोन आपको याद रखने हैं। महिला हार्मोन आपसे पूछ लिया है, आगे आपसे पुरुष हार्मोन्स पूछा जा सकता है। तो एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन्स होता है। ठीक है, चलिए खेत में अवांछनीय पौधा कौन सा होता है, यानी खेत में जिसको हम चाहते नहीं है फिर भी वह पौधा उग जाता है। तो ये आपका कृषि का प्रश्न है। ठीक है, तो कनकौआ हो गया, पत्थर चट्टा हो गया, महकुआ हो गया। ये तीनों ऑप्शन आपके उसमें दिए थे आंसर में और आगे लिखा था उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर था उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों जो हैं वो खेत में अवांछनीय पौधे होते हैं जिन्हें हम चाहते नहीं हैं फिर भी ये हमारे खेतों में उग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें भाई 80,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की आ चुकी हैं, जिसमें सीआरपीएफ भी इंक्लूड है। तो 80,000 वैकेंसी को देखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी की बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है। यह एक तरह की स्टडी गाइड है। इसमें आपको मिलेगा 2800 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलने वाले हैं, 5 सॉल्व पेपर और हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। जितने भी सब्जेक्ट आपके एसएससी जीडी में पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ में चक्षु प्रकाशन ने एसएससी जीडी 80,000 वैकेंसी के लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट भी निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बो सेट आप मंगा सकते हैं। इन दोनों को मंगा करके कम समय में अपनी एक सीट बेहतरीन तरीके से पक्की कर सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। एमपी पुलिस में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एसएससी जीडी को आपके हाथों से नहीं जाना है, इसलिए ठीक है एसएससी जीडी में एक सीट आप पक्की कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। दोनों कंपनी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कम समय में कम पैसे में अपनी एक सीट बेहतरीन तरीके से पक्की कर सकते हैं। तो मंगा लीजिए एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट और एसएससी जीडी की स्टडी गाइड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमीबा में प्रचलन अंग का नाम क्या है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। तो जो कूटपाद होता है वो अमीबा में प्रचलन अंग होता है कूटपाद। ये जो है पूरा अमीबा का एक तरह से कंट्रोल करता है। क्या कहते हैं उसको, हम कूटपाद कहते हैं। ठीक है, दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या कहते हैं। तो दूध से क्रीम निकालने की विधि को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब साइकिल सवार सड़क पर ऐसे मुड़ता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, क्यों। ये आपको अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए जो साइकिल सवार होता है वो थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल हो गया और दूध से दही निकालना ये आपका अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल हो गया। अपकेंद्रीय बल आपसे पूछ लिया है, आगे चल करके अभिकेंद्रीय बल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्यूडोकोलामेट किसमें पाया जाता है, यानी कि ये एक जो आपका स्यूडोकोलामेट है ये किसमें पाया जाता है। देखिए तो सही आंसर है एस्क्लेमेंथीज। ये एक तरह के प्राणी होते हैं, जैसे आपका ऑर्थोपोडा होते हैं, ऐसे ही आपका जो है ये एस्क्लेमेंथीज नाम का एक प्राणी होता है। इस वर्ग के प्राणियों में यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन में कौन से कवक से बनाई है। जो आपकी पेनिसिलिन दवाई है वो कौन से कवक के मदद से बनाई जाती है। तो याद रखना पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो कवक होता है उसकी मदद से पेनिसिलिन दवाई का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स से संबंधित थेरेपी कौन सी है। तो याद रखना एड्स से संबंधित थेरेपी है
तो एस्टीट्रोवेरल थेरेपी जो है वो एड्स से संबंधित थेरेपी होती है। और जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, ये कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के लिए एक थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्पीड थोड़ी सी अपनी तेज रहेगी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में हैं, तो इतने प्रश्नों को जल्दी कवर करना है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड अपनी तेज रखेंगे। ठीक है, सोडियम, चांदी, लोहा, तांबा कौन से जल में सी अपक्रिया करते हैं? तो इन सब में से जो सबसे ज़्यादा जल्दी अपक्रिया करेगा वो आपका सोडियम होता है। ठीक है, आपने देखा है जो नमक होता है, नमक में आपका सोडियम होता है। उस नमक को आप अगर जल में डाल देंगे तो बहुत जल्दी घुल जाता है, एज कंपेयर टू इतनी जल्दी चांदी नहीं घुलेगी, लोहा नहीं घुलेगा, तांबा नहीं घुलेगा, लेकिन आपका नमक बहुत जल्दी घुल जाता है क्योंकि उसमें आपका सोडियम होता है। नमक का पूरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का जो pH मान है वो कितना होता है? तो जल का pH मान एग्जैक्ट 7 होता है, और जिसका pH मान एग्जैक्ट 7 होगा समझ लीजिए वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, चलिए, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो वो कौन सा दोष होता है? अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। अगर आपको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो आपको दूर दृष्टि दोष है। इसमें जो है उल्टा होता है। इस बार ऐसे ही लोग कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं, भाई दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो भाई दूर दृष्टि दोष होगा। नहीं, अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, कौन नम त्वचा वाला जीव जो वयस्क होने पर फेफड़ों से सांस लेता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका उभयचर होता है। ठीक है, जो जब वयस्क हो जाता है तो ये क्या करता है? फेफड़ों से सांस लेने लगता है, उसे हम उभयचर कहते हैं। बाकी आपकी मछली वगैरह जो होती हैं जलचर होती हैं और ये गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, और उभयचर क्या करता है? मनुष्यों की तरह ही है, उभयचर प्राणी जो होते हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कि आपका मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे उभयचर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयचर का मतलब है पानी में भी रह ले और जमीन पर भी रह ले। ठीक है, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये तो सिंपल सा है भाई, न्यूटन बाबा जो हैं उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला देखिए, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो जो कवक होता है उसमें मृतोपजीवी प्रकार का पोषण होता है। कवक क्या होता है? देखिए, कहीं पर मान लीजिए कोई अगर आपको कचरा वचरा देखने को मिल रहा है, उस कचड़े वचड़े पर क्या आता है? कवक लग जाता है। ठीक है, ये कवक क्यों लग जाता है? क्योंकि ये जो मृत जीव होते हैं उन पर ही आश्रित होता है, अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करता है। कहीं पर भैंस मर जाती है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, तो उसको समाप्त करने का काम कौन करता है? कवक करता है। ठीक है, और कवक को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। कवक को भी कहा जाता है और जो वल्चर होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, उनको भी प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इन दोनों को ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मृत जीवों पर ही आश्रित होते हैं, उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला देखिए, गिलास में पानी रखकर उसे फ्रिज में ठंडा करने की अवक्रिया क्या कहलाती है? गिलास में भर करके आपने पानी रख दिया, आपने फ्रिज में उसको ठंडा करने के रख दिया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? इसमें से ऊष्मा निकल जाती है। मान लीजिए आपका ये आपका गिलास है, ठीक है, पानी रखा आपने, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपके गिलास पर थोड़े थोड़े ऐसे बिंदी बिंदी सी हो जाती है, बूंदे बूंदे जम जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से ऊष्मा बाहर निकाल ली जाती है, इनकी ऊष्मा बाहर निकाल देते हैं, बाहर की ओर फेंक देते हैं, इसलिए हम ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी क्या होती है? जब आपकी ऊष्मा को अंदर अवशोषित किया जाए तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। पानी को जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा को शोषण होगा, इसकी वजह से पानी गर्म होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहते हैं। जबकि पानी ठंडा होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे, ऊष्मा को बाहर निकालना ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा को अंदर लेना ऊष्मा शोषी होता है। ठीक है, चलिए, किस वर्ग के पौधों में जड़, तना तथा पत्ती पूर्णतः विकसित होते हैं? तो ये आपके टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? जड़, तना, पत्ती पूर्णतः विकसित होते हैं। पहले भी हमने आपको इसका पूरा बता दिया था, चलिए फिर से बता देते हैं। एक आपका होता है थैलोफाइटा, ठीक है, एक आपका थैलोफाइटा, एक आपका ब्रायोफाइटा। ऐसे लगी, टी माने थैलोफाइटा, बी माने ब्रायोफाइटा और TR माने टेरिडोफाइटा। पूरा समझा दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आगे। आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जो आपका थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में ना तो पत्ती, ना जड़, ना तना, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, और ये जैसे आप काई मान लीजिए, काई क्या होती है? आपके ऊपर ऐसे घूमती रहती है उस पर जल पर। इसमें कहीं आपने जड़, तना, पत्ती देखी? नहीं देखी है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जब जड़, तना, पत्ती नहीं होगा तो उसको भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसके लिए जो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? संवहनी ऊतक करता है, तो ऊतक भी नहीं होगा, यानी जड़, तना, पत्ती, संवहनी ऊतक कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में होते हैं आपके थैलोफाइट, जो वो आपके ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या होता है? ब्रायोफाइट में आपको हल्के हल्के जो है तने पत्ते वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन संवहनी ऊतक की आवश्यकता नहीं होती इसमें भी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पत्ते, वो आपके तना वगैरह बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसमें संवहनी ऊतक की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आपका उभयचर भी होता है। कैसे उभयचर का मतलब क्या है? कि इसको जब प्रजनन करना होगा इसको ना, तो इसको फिर कीचड़ की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा ये जल में रहता है और थोड़ा सा यह जो है आपका पृथ्वी पर रहता है, यानी कि बालू मिट्टी में रहता है, इसलिए इसे हम उभयचर कहते हैं। ठीक है।
ठीक है। और तीसरा होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है, ये पूर्णतः विकसित वृक्ष होते हैं, पूर्णतः विकसित पौधे होते हैं। इनमें तना भी मिल जाएगा, पत्ती मिल जाएगी, सब कुछ इनमें मिलता है। जब सब कुछ मिलता है तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन को पहुंचाने के लिए संवहनी तंतु भी इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो संवहनी तंतु किसमें पाया जाता है, तो जो पूर्णतः विकसित होते हैं, जिनमें जड़ तना पत्ती पूर्णतः विकसित हो, उसे हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और इनमें संवहनी तंतु पाया जाता है भोजन को पहुंचाने के लिए। बाकी ना तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है और ना ही थैलोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, इनमें होता है भाई, इनमें नहीं होता है। इनमें जो है ये आपका उभयचर है, और ये उभयचर क्यों है, इसको प्रजनन के लिए क्या चाहिए, तो कीचड़ चाहिए, प्रजनन के लिए कीचड़ की आवश्यकता होती है। तो जो है इसमें ऐसे आपसे प्रश्न बन रहे हैं। अब आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डीजल की शुद्धता को किसमें मापते हैं, तो डीजल की शुद्धता को सीटेन संख्या में मापते हैं, ठीक है। किसमें, सीटेन संख्या में डीजल की शुद्धता को मापते हैं। इबोला वायरस किससे होता है, तो आपको पता है इबोला वायरस ऊपर ही लिखा है। इबोला नामक बीमारी वायरस की वजह से होती है और उस वायरस का नाम ही है इबोला वायरस, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नॉर्मल सा प्रश्न है, सबको पता रहता है, ठीक है। अचार में पड़ने वाली फंगस को क्या कहते हैं, पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है, पढ़ने वाली है। अचार में जो फंगस लगती है उसे हम मोल्ड कहते हैं। कभी कभी अचार को काफ़ी दिनों तक आप रख दीजिए, मान लीजिए आम का अचार है, इसको काफ़ी दिनों तक रख देंगे तो सफ़ेद सफ़ेद आपको यहाँ पर, जिसे हम भुकड़ी भुकड़ी कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो होता है ये एक तरह का फंगस होता है और इस फंगस को हम मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्ड, ठीक है। वाहनों की टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सबको पता है भाई, वाहनों की टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए इनको वाहनों के टायर में भरा जाता है। आगे बढ़िए, कीटों को खाने वाला पौधा कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए थे। जो पिचर प्लांट होता है, जिसे हम घटपर्णी क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। ये आपके एक बार उसमें पटवारी में पूछ लिया घटपर्णी पौधा, अब ये सब कंफ्यूज कि घटपर्णी पौधा कौन सा होता है। तो घटपर्णी जो पौधा होता है उसे हम पिचर प्लांट के भी कहते हैं। ये कीटों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह का घड़ा टाइप का बना रहता है, ऊपर ढक्कन लगा रहता है। जैसे कोई कीट यहाँ आकर के बैठ जाता है, ये ढक्कन गिर जाएगा, उसके बाद में कीट यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पर एसिड भरे रहते हैं, उस एसिड के द्वारा उस कीट को गला दिया जाता है और उसका पाचन कर दिया जाता है। इस तरह का घटपर्णी पौधा होता है और ये जो है कीटों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। चलिए अगला है, फोटोग्राफी में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है, तो फोटोग्राफी में जो उपयोग करते हैं वो हम सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट नामक जो आपका अम्ल होता है, सोडियम थायोसल्फेट नामक विलयन में सिल्वर ब्रोमाइड की मदद से हम फोटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, सोडियम थायोसल्फेट का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका भी यूज हम जो है फोटोग्राफी में करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वाहनों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो वाहन होते हैं उनमें सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो सीएनजी आपने सुना है, सीएनजी वाली गाड़ी है भाई, हरे हरे कलर की होती है, तो वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो भाई प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। सबको पता है प्रकाश वर्ष में किसको नापते हैं, दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। बड़े बड़े ग्रहों के बीच की दूरी को अब ऐसा करनी, इतना किलोमीटर उतना मीटर नहीं, उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। एक प्रकाश में मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना गमन करता है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश यहाँ से चला और एक वर्ष तक अगर चलता रहे तो जितनी दूरी तय करेगा उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन क्या है, तो इबुप्रोफेन जो है वो दर्द निवारक दवाई होती है। जहाँ पर भी आपको फेन लगा मिल जाए तो समझ लेना दर्द से संबंधित है। तो इबुप्रोफेन दर्द निवारक दवाई होती है, पेन किलर होती है, ठीक है। चलिए, एक फर्मी किसके बराबर होता है, देखिए प्रश्न पूछ लिया है, मात्रक वाले वीडियो में हमने ये सारे कराए हैं। एक फर्मी किसके बराबर होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, एम्पियर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो मात्रक वाली वीडियो देख करके जाना। 10 की घात -15 जो है वो आपका एक फर्मी का मान होता है। चलिए, ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। हर शिफ्ट में मात्रकों से दो प्रश्न जरूर आ रहे हैं और मात्रक की वीडियो बना चुके हैं। ऐसा ही मात्रक करके वीडियो बनी है, आप सर्च करके उसको देखकर जाना। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित गैस कौन सी है, तो वातावरण में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और इसी की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही जो आपका ताजमहल है, भाई ताजमहल हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई उन ताजमहल जिनने बनाए थे उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, हमें अपने हाथ नहीं कटवाने, ठीक है। इसलिए हम ताजमहल ऐसा ही बनाएंगे, आप मान लीजिए ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल का जो रंग है वो अब कैसा हल्का पीला पड़ रहा है, किसकी वजह से, तो अम्ल वर्षा की वजह से। अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो अम्ल वर्षा में होती है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग सफेद से धीरे धीरे पीला होने लगा है। एंथ्रेसाइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है वो आपका कौन सा, एंथ्रेसाइड, जिसमें लगभग 95% कार्बन पाया जाता है। आगे बढ़िए, अंडे को उबालना कैसी क्रिया है, तो अंडे को उबालना एक रासायनिक अपक्रिया होती है। अब रासायनिक और आपकी भौतिक अपक्रिया में अंतर समझा देते हैं।
ये भी आप समझ जाइए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जिसको एक बार अगर आपने तोड़ दिया तो फिर आप उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। और कोई ऐसी चीज़ जिसे आप एक बार तोड़ दो उसको वापस से प्राप्त कर लो, उसे हम कहते हैं भौतिक अपक्रिया। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए, मान लीजिए आपने मोम को जलाया, मोमबत्ती को जलाया, ठीक है, मोमबत्ती को जलाया, मोमबत्ती जल गई, पिघल गई, ये मोम आपको फिर से मिल गई, इसको पिघला करके आप फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी कि आप मोम से दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये आपका भौतिक अपक्रिया हो गई। जैसे पानी को आप बर्फ बना दो, ठीक है, पानी को जमा दो, पानी क्या बन गया, बर्फ बन गया, ठीक है। अब बर्फ को आप गर्म कर दोगे, वापस से पानी प्राप्त कर लोगे, तो ये आपकी क्या हो गई, ये भौतिक अपक्रिया हो गई। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अपक्रिया कागज का जलना, कागज को आपने जला दिया, ठीक है, कागज को आपने जला दिया तो क्या आप वापस से कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो तो जल गया, राख हो गया, अब दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो अंडे को उबालना कैसी अपक्रिया, अंडे को उबालना रासायनिक अपक्रिया। क्यों, एक बार अंडा आपका उबल गया, उसके अंदर का जो चीज़ पाई जाती है वो अगर उबल गई तो फिर वो वापस से पिघल नहीं सकती है, इसलिए यह एक रासायनिक अपक्रिया होती है। अब आप समझ गए, आराम से बता सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल पूछ ले आप बता सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और भौतिक अपक्रिया क्या होती है। पसंद आ रही हो भाई वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर देना। देखिए, अगला है क्षय रोग किससे होता है, किसकी वजह से क्षय रोग यानी कि टीबी रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जो जीवाणु होता है उसकी वजह से क्षय रोग या फिर जिसे हम टीबी कहते हैं ये रोग होता है, ठीक है। वायु दाब को किस में मापा जाता है, तो वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है निमोनिया में, अगर आपको निमोनिया हो जाए तो कौन सी एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है, तो एजिथ्रोमाइसिन, कौन सी एजिथ्रोमाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक होती है वो दी जाती है अगर निमोनिया अगर हो जाता है, चाहे वो बच्चों को हो या फिर थोड़े से बड़े बच्चे जैसे 8-10 साल के बच्चों, वयस्कों को निमोनिया नहीं होता है, ठीक है, बच्चों को ही निमोनिया होता है। आगे बढ़िए, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो हमने आपको अभी बताया था नाइट्रोजन तथा सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो वर्षा के जल में घुल करके जब बारिश करते हैं तो हम उससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि ताजमहल को किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो ताजमहल को अम्लीय वर्षा से नुकसान हो रहा है और अम्ल में सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, इसकी वजह से जो है ताजमहल को नुकसान हो रहा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है पादप जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो सिंपल सा प्रश्न है, पादप जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन का पाचन कौन सी अपक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया है, तो भोजन का पाचन अपघटन अपक्रिया है, कौन सी अपघटन अपक्रिया होती है, ठीक है। पूर्ण दहन पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, जब आपकी कोई भी वस्तु है अगर आप उसको पूरा जला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो नीला रंग प्राप्त होता है पूर्ण दहन में। और सबसे ज़्यादा आग में सबसे ज़्यादा रंग कौन सा होता है, वो भी नीला होता है। तभी कभी आप गैस को जलते हुए देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको उसमें नीला रंग दिखाई देता है। जो खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर होता है ना, उसको जलते हुए देखिए तो नीला रंग आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पूर्ण दहन पर नीला रंग ही प्राप्त होता है। वेग कैसी राशि है, तो वेग आपकी एक सदिश राशि है। अब मात्रक वाली जो वीडियो उसमें सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, एसआई मात्रक किसका क्या होता है, कंपैरिजन 1 न्यूटन में कितना बल होता है, ये सब जो है हमने उस वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगला है मोलस्का। मोलस्का संघ में कौन सा जीव आता है, तो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस आपका मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। पिसीकल्चर किससे संबंधित है, तो पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन यानी कि फिशरी से संबंधित है आपका पिसीकल्चर। इसमें मछलियों के उत्पादन से संबंधित जानकारी दी जाती है। आगे बढ़िए भाई। एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, शहद उत्पादन को एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए ओलेरीकल्चर क्या है, तो सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। कभी कभी आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, इनो खाते हैं, इनो पीते हैं, इनो। वो इनो क्या है, उस इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही मिश्रण मिला हुआ होता है। काम शुरू 6 सेकंड में, ठीक है। वो जैसे ही आपके पेट में जाती है, मान लीजिए यहाँ पर आपका एसिड है, ठीक है, अम्ल है, और जो आप इनो पीते हैं वो आपका क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। अब ये इनो जैसे ही इसमें गई तो अम्ल और क्षार ने अपक्रिया करी तो क्या होता है, उदासीन हो जाता है, पेट का पूरा सिस्टम उदासीन हो जाता है और उदासीन होने पर आपको आराम मिल जाता है, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार अगर साथ में अपक्रिया करते हैं तो जो माहौल बनता है वो उदासीन बन जाता है और काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अरे देखिए आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, नीले रंग का आकाश हमको क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला रंग दिखाई, नीले रंग का सबसे ज़्यादा बिखराव होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो है वो नीले रंग का होता है। इसकी वजह से प्रकाश का रंग हमें नीले रंग का दिखाई देता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो लेबोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। थोड़ा सा फैन चला लेते हैं भाई, बहुत गर्मी लग रही है। आगे बढ़िए। अगला है गति का विरोध हमेशा कौन करता है, तो गति का विरोध घर्षण बल करता है। अगर घर्षण बल गति का विरोध नहीं करे तो आप जमीन पर चल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये जमीन है, ठीक है, अब ये आप चल रहे
रहे हैं, आप जो गति कर रहे हैं इसका विरोध ये ज़मीन कर रही है, और इन दोनों के आपसी संयोजन से ही जो है आप चल पा रहे हैं। तो घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तभी ब्रेक लगते हैं, घर्षण की वजह से ही ब्रेक को लगाया जाता है, वो गति को समाप्त करता है। मान लीजिए ये आपका ट्रेन का चक्का है, ट्रेन का पहिया है, यहाँ पर अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा, और इस घर्षण की वजह से ये जो है पहिया, चलता हुआ पहिया रुक जाता है। तो गति का विरोध कौन करता है, घर्षण। यहाँ से प्रश्न रिपीट होंगे, एज इट इज प्रश्न रिपीट होंगे। ठीक है, आगे चलिए। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, ये प्रश्न पूछा गया है, हमने आपको बताया था, सिंपल समझाया था। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए, उसी पर बैठ करके ध्वनि गमन करती है। ठीक है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है, क्योंकि ठोस के लोग एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, ट्रेन वाला हमने आपको एग्जाम्पल दिया था जब यह प्रश्न आया था। ये अगर ट्रेन आ रही है, आप पटरी पर कान रख करके सुनेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि ट्रेन कहाँ पर पहुँची, कितनी देर में आ जाएगी। लेकिन हवा में जब ध्वनि चलती है तो आपको नहीं पता चलता, हवा के मतलब ट्रेन की हॉर्न से आपको नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हवा में उतनी तेज़ी से गमन नहीं कर सकती है जितनी तेज़ी से लोहे में गमन करती है, ठोस में गमन करती है। और निर्वात में तो बिल्कुल गमन नहीं करेगी। क्यों? निर्वात में कुछ भी नहीं होता, कोई माध्यम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जो आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में आपका निर्वात होता है, उसमें आप कितना भी चिल्लाओ आपकी आवाज़ गमन नहीं करेगी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसमें कोई माध्यम उत्पन्न नहीं होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो माध्यम भी नहीं है, वायु नहीं है तो कैसे गमन करेगी, और इसलिए जो है गमन नहीं कर पाती और आवाज़ नहीं सुनाई देती। ठीक है, चलिए। ब्रायोफाइटा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रायोफाइटा को हमने अभी आपको बताया, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके प्रजनन कहाँ करते हैं, प्रजनन तो आपके जल में करते हैं, और रहते कहाँ पर है, मिट्टी पर रहते हैं। ज़्यादातर ये कीचड़ में देखने को मिलते हैं, और कीचड़ क्या होता है, जल और मिट्टी दोनों का मिक्सचर होता है कीचड़। तो आप समझ सकते हैं ब्रायोफाइटा कैसा है, पादप जगत का उभयचर है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। जनरेटर में कौन सा ईंधन होता है? तो आपको ये तो सिंपल प्रश्न है, जनरेटर आप घर पे लगाते हैं तो आपको डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो डीजल जो है वो जनरेटर में ईंधन का काम करता है। अगला है, डेटॉल किस रसायन से बनाया जाता है? तो डेटॉल जो है आपका वो देखिए, क्लोरो ऑक्सीलेनॉल और टर्पीनियोल, क्लोरो एक्सीलेनॉल और टर्पीनियोल से जो है आपका डेटॉल का निर्माण होता है। ठीक है, पानी की सतह पर कोई वस्तु किस दाब के कारण तैरती है? 2 से 3 बार ये शिफ्ट में आपके रिपीट हो चुका है। तो पानी की मतलब किस वजह से जो है पानी पर तैरती है वस्तु? तो उत्प्लावन बल लगता है, उत्प्लावन बल की वजह से, चाहे वो गोताखोर हो, चाहे वो आपकी नाव हो, जो भी हो, वो उत्प्लावन बल की वजह से ही आपके उस पर पानी पे तैर पाती है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयला कौन सा होता है? किस कोयले की मदद से विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो जो ऊष्मीय कोयला होता है, ऊष्मीय कोयला की मदद से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्यतः काम में आता है? तो लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो वसा के पाचन में काम में आता है। कौन सी धातु 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव हो, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है? तो वो आपकी ब्रोमीन है, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कहने को ये धातु है। ठीक है, चलिए एक और धातु कौन सी है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है? भाई आप बताइए, थर्मामीटर में वही भरा रहता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का आपका होमवर्क यही है, ये कौन सा तत्व है जो थर्मामीटर में भरा रहता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, चलिए। सड़े गले मृत जीव पत्ते से बनी गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस जो होती है वो सड़े गले मृत जीव और पत्तों से मिलकर के बनती है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में भी आपकी मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त को निकालने के पश्चात उसे किस थैली में रखा जाता है? किससे बनी थैली में रक्त को रखा जाता है? जब आपका ब्लड डोनेट किया जाता है तो एक थैली होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी थैली होती है जिसमें रक्त को एकत्रित करके रखा जाता है। अगला देखिए, ब्रायोफाइटा समूह के पौधों का आकार कैसा दिखाई देता है? तो जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें जड़, पुष्प एवं बीजों का अभाव होता है। ना तो जड़ दिखाई देगी, ना आपको पुष्प दिखाई देंगे, ना बीज दिखाई देंगे। जो तने बने होते हैं बहुत ही कम विकसित होते हैं। ठीक है, और इनमें संवहनी तंतु नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपका ब्रायोफाइटा यही बेटा उभयचर होता है, उभयचर वाला जो है वो यही है। अगला देखिए, पेट्रोल की शुद्धता को किससे मापते हैं? तो पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन संख्या में नापते हैं, डीजल की शुद्धता को सीटेन संख्या में नापते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना। उम्र बढ़ने पर, नज़र कमजोर पड़ने पर कौन सा दोष हो जाता है? तो हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा का जो है सिनोनिम क्या है? जरा है। तो जरा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने पर हो जाता है। ठीक है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। देखिए एसआई मात्रक, कितने सारे एसआई मात्रक पूछे हैं, ये सारे हमने एसआई मात्रक वाली वीडियो में कवर किया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, वहीं पौधे अपने श्वसन में ऑक्सीजन का यूज करते हैं। याद रखना, नहीं कहीं गलती कर बैठे हो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और श्वसन में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कौन सी राशि गति के दौरान नियत रहती है, मतलब कौन सी ऐसी राशि जो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो वो आपकी ऊर्जा है। जिस ऊर्जा से आपने एक बार फेंक दिया तो बस उसी ऊर्जा से वो गमन करता रहेगा, धीरे धीरे ऊर्जा कम हो जाएगी और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन नियत रहती है, यानी कि जब तक ये ऊपर पहुंचता तब तक उसमें उतनी ही ऊर्जा रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है, सबको पता है पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो हरे रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। मात्रक बहुत पूछे गए, मात्रक वाली वीडियो जरूर देख कर जाना। मिठाई पर कौन से धातु की परत चलाई जाती है, आपने कभी काजू कतली देखी होगी ना, काजू कतली पर जो सिल्वर कलर की परत होती है वो कौन सी परत होती है, तो सिल्वर यानी कि चांदी की परत जो है वो मिठाइयों पर चलाई जाती है, इसे हम मिठाई का वर्क भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक किस में होती है, हमने अभी बताया आपको। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक ठोस में होती है, क्योंकि पटरी में आपको आवाज़ सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं और ध्वनि को गमन के लिए जो है आपके मतलब कि माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे सघन माध्यम किसका होता है, सबसे सघन माध्यम ठोसों में होता है और सबसे विरल माध्यम गैसों में होता है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, तो विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन में जाएगा तो कम हो जाएगा। ये ध्वनि का उल्टा होता है, यानी कि इसको गमन करने के लिए माध्यम बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर माध्यम आता जाएगा तो इसका जो वेग है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब आप कांच लगा दीजिए, एक कांच लगाया तो थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर कांच लगाएंगे तो और कम हो जाएगा, फिर कांच लगाएंगे और कम हो जाएगा। यानी कि प्रकाश का वेग अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसका जो माध्यम होता है, जिसका जो वेग होता है वो कम होता जाता है, जिससे कि प्रकाश बहुत ही कम दिखाई देने लगता है। और काले रंग का अगर कांच लगा देते हैं तो प्रकाश एकदम आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए। वे जीव जो एक ही स्थान पर निवास करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम स्थायी निवासी कहते हैं, स्थानीय निवासी कहते हैं, जो एक ही स्थान पर निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा में कितना पानी होता है, तो प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा का रंग जो है वो पीले कलर का होता है। अगला देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन, कितना 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अब आपको बताना व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स यानी कि WBC, इनका सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। इसके बारे में पहले हम आपको बता चुके हैं एग्जाम एनालिसिस में, गूगल पर सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल छूट है, ठीक है। एक वस्तु पानी में डूब जाती है, इसका कारण क्या है, तो वस्तु का अगर घनत्व द्रव से अधिक होगा तो पानी में वस्तु डूब जाएगी। जो आपका हवाई जहाज कह रहे हैं, जो पानी का जहाज बनाया जाता है उसका घनत्व द्रव की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। जिस दिन इसका घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक हुआ, किसी ने अगर इसमें छेद कर दिया, जल अंदर गया तो भाई घनत्व अधिक हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डूब जाता है। टाइटैनिक आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है। दाब कहते हैं किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। ये आपका परिभाषा हो जाती है दाब की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसकी वजह से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है अगर वो नहीं मिलेगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। जड़ कितने प्रकार की होती हैं, तो जड़ आपकी 2 प्रकार की होती हैं, सीधा आपका फैक्ट वाला प्रश्न है। सबसे कम ज्वलनशील फाइबर कौन सा होता है, 3 बार तो इसका हम एग्जाम एनालिसिस में खुद ही करा चुके हैं, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। जो कपास होता है वो सबसे कम ज्वलनशील फाइबर होता है, ठीक है। कौन सा एंजियोस्पर्म समुद्र में होता है, तो हाइड्रिला जो है वो हाइड्रिला आपको समुद्र में देखने को मिलता है। इलायची तेल का मुख्य घटक क्या है, इलायची तेल में क्या पाया जाता है, तो सिनेऑल जो है वो इलायची के तेल में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। बायोगैस का अन्य नाम क्या है, तो बायोगैस का अन्य नाम है जैविक गैस, इसे जैविक गैस, गोबर गैस, मीथेन गैस भी कहते हैं, ठीक है। अगला है टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं, तो जो संवहनी पौधे होते हैं, टेरिडोफाइट समझ गए, अब तो आपके दिमाग में आ गया। पूर्णतः विकसित जो पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ होता है, तो उनको जो है भोजन की आवश्यकता होगी, उसके लिए संवहनी तंत्र की आवश्यकता होती है, तो इसमें संवहनी तंत्र पाया जाता है, उसे हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, सीधा प्रश्न पूछा गया है। 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्या ऊर्जा नष्ट होती है, नहीं, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए,
कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगला है, 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड समय लगता है तो शक्ति कितनी लगेगी? तो शक्ति भी आपकी 1 ही लगने वाली है, तो 1 वाट की शक्ति आपकी लगेगी। ठीक है, किसी पिंड का भार चंद्रमा पर 600 न्यूटन है, 600 नहीं, इसको 6000 कर लीजिए, 6000 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाता। ठीक है, तो 6000 का 1/6 1000, तो 1000 न्यूटन जो है वो जो है किसी भी पिंड का भार जो चंद्रमा पर अगर 6000 न्यूटन है तो उसका भार पृथ्वी पर 1000 न्यूटन होता है। पृथ्वी पर कम होता है और चंद्रमा पर ज़्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, 6 गुना बढ़ जाता है। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो रक्त में प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है और WBC, ये तीनों चीज़ें रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। हीमोफीलिया रोग होने पर क्या होता है? हीमोफीलिया अगर हो गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून का बहना बंद नहीं होगा। अगर आपको चोट लग जाती है, यहाँ से खून बह रहा है, तो यहाँ पर रक्त का थक्का अपने आप बन जाता है और खून रुक जाता है। हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो ये थक्का नहीं बनेगा और खून अगर बहना शुरू हो गया तो फिर कभी रुकेगा नहीं। नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में हमने आपको पहले बताया था, हीलियम गैस जो है वो गुब्बारे में भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ज्वलनशील है, गुब्बारा फट जाएगा। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल हरे रंग का होता है, तो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। वनस्पति तेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन धातु का उपयोग करते हैं वनस्पति तेल बनाने के लिए। आगे बढ़िए, भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन बता दिया। बायोगैस का अन्य नाम जैविक गैस, गोबर गैस, मीथेन गैस हो गया। टेरिडोफाइट्स हमने आपको बता दिया, ये प्रश्न रिपीट हो गए हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति के सीधे परिभाषा आपसे पूछ लिया था। सब्जियों का अध्ययन क्या कहता है? तो सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। हमने आपको बताया भी था, ओ ले रही क्या ले रही? सब्जी ले रही। ओ ले रही क्या ले रही? सब्जी ले रही। तो सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? सीधा प्रश्न है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया है। किसी पिंड का भार किससे संबंधित होता है? तो किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान से संबंधित होता है। जितना द्रव्यमान होगा उतना उसका भार होगा। द्रव्यमान कम भार कम, द्रव्यमान ज़्यादा भार अधिक। ठीक है, चलिए, यीस्ट कैसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गठन करती है? जो यीस्ट होती है, यीस्ट YEST जो यीस्ट होती है वो कैसे हाइड्रोजन का निर्माण करती है? तो यीस्ट जो है वो अम्लीय हाइड्रोजन का निर्माण करती है, अम्लीय होती है यीस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवाज़ कहाँ से आती है मनुष्यों में? तो स्वर यंत्र से आवाज़ आती है मनुष्यों में, जो गले में होता है, ट्रेकिया में होता है स्वर यंत्र। ठीक है, अमर बेल का दूसरा नाम क्या है? अमर बेल का दूसरा नाम आकाश बेल होता है। और अमर बेल क्या होता है? तो अमरबेल एक परपोषी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, परपोषी स्वपोषी के बारे में अपने एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो में काफ़ी समझा चुके हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है? तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में होता है। जैसे कि चूहा है, ठीक है, मान लीजिए चूहे में आपका 90% ऊर्जा है, चूहे को सांप ने खाया तो सांप में केवल 9% ऊर्जा ही जाएगी, बाकी सब व्यर्थ हो जाती है। तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 से लेकर के 650 तक जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए वही होता है, मैक्सिमम 650 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मकड़ी किस संघ में आती है? तो मकड़ी को हम ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है जंतु जगत का? वो ऑर्थोपोडा होता है। जरायुज जंतु किसे कहते हैं? तो जरायुज जंतु, चूहे को हम जरायुज जंतु कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपके साइंस के जो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में 12 अगस्त से 30 अगस्त तक पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। अब आज का एग्जाम एनालिसिस अभी 12:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 2:30 बजे खत्म होगा, 3:30 या 4 के आसपास आपके पास में एग्जाम एनालिसिस आज का आ जाएगा। आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं था। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम डिस्कस ग्रुप है। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है। आपको लाइव आपको कुछ पूछना है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं, जैसे राकेश यादव सर की किताब, नीतू मैम की किताब और आदित्य पटेल सर की किताब, आदित्य रंजन सर की किताब, बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर
दबा लेना, जिससे कि लगातार एग्जाम ऐसे आप तक आता रहे। और भाई MPSI की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता चल गया है, सितंबर में इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा MPSI का, ऐसा कहा जा रहा है। अब जो होगा वो हम आपको बता देंगे। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली वो जानकारी, आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका फिजिकल कब होने वाला है, फिजिकल कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देंगे। तो ये आपका कॉम्बो पैक है, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट या फिर आज की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में 4 बजे के समथिंग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।